दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में भारत नेपाल जल और बांध परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, राज्य की वित्तीय जरूरत और बिहार के हित से जुड़े विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ये बैठक बिहार के लिहाज से कितनी अहम थी, इस रिपोर्ट में देखिए। और अब आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में खास तौर पर बात भारत और नेपाल के बीच बांध को लेकर के, जरूरत को लेकर के बातचीत हुई है और बाढ़ का कैसे परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां का पानी बिहार के लिए खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब इस बाढ़ के संकट से कैसे बचा जाए, इस पर बातचीत हुई। बिहार की वित्तीय जरूरत पर भी चर्चा की गई है, जिसमें बिहार के विकास के लिए लगने वाले जो वित्तीय सहायता है उसको लेकर के मंथन किया गया निर्मला सीतारामन के साथ। और इस मुलाकात में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद थे और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की भी मौजूदगी थी। और फिलहाल बिहार की जो स्थिति है, बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर बातचीत हुई। सीएम सम्राट ने शुक्रवार को बिहार के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी बैठक की। बैठक की अहमियत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बैठक में सीएम सम्राट के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ केंद्र और राज्य के शीर्ष अधिकारी आमने सामने बैठे हैं। कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सीएम सम्राट ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भारत नेपाल जल और बांध परियोजना, बाढ़ नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, राज्य की वित्तीय जरूरत और बिहार के हित से जुड़े विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 1 घंटे की चर्चा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक से बाहर निकले, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ अन्य आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रही। बैठक में भारत नेपाल सीमा और हाई लेवल डैम पर मंथन किया गया। नेपाल में प्रस्तावित हाई लेवल डैम को लेकर दोनों पक्षों के बीच समन्वय बनाने पर जोर दिया गया, ताकि बिहार बाढ़ की त्रासदी से बच सके, भीषण बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। हाई लेवल बैठक में केंद्रीय बजट और राज्य को मिलने वाली वित्तीय मदद पर विस्तार से बातचीत हुई। बिहार की लंबित और नई परियोजनाओं को लेकर भी सहमति बनी। बिहार में पर्यटन के अवसर को बढ़ावा देने पर बात हुई। इस अहम बैठक के बाद सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम सम्राट ने लिखा, दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजना, बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन के साथ बिहार के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बिहार के विकास, समृद्धि और जनहित से जुड़े विषयों को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा तथा बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की दिशा में ये बैठक महत्वपूर्ण रही। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के साथ बैठक हुई, जिसमें हाई लेवल डैम जो बनने हैं, हाई लेवल डैम जो बनने हैं उस पर चर्चा हुई और बिहार में जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा हुआ कि कई चीजें जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, सब में भारत सरकार का पूरा सकारात्मक पक्ष रहा कि पूरी तरह बिहार को सहयोग करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। एनडीए ने इस मीटिंग को बिहार के विकास के लिए बेहद अहम बताया, तो महागठबंधन ने कहा इस तरह की बैठकों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी जी का दिल्ली का दौरा बिहार के विकास, बिहार के जनहित के कार्यों और बिहार के दीर्घकालिक विकास के लिए है। विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिखती है, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी के शीर्ष के सामने बिहार के विकास, वित्तीय आवश्यकता और दीर्घकालीन हितों की मजबूती से रखा। हमेशा से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है, बिहार के ऊपर विशेष ध्यान रहा है। आने वाले समय में भी जहां जो कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति
और उसमें सहयोग केंद्र सरकार का रहेगा। केंद्र का भी योगदान होता है प्रदेश के विकास में और राजस्व में। इसी के मद्देनजर सम्राट चौधरी जी केंद्रीय मंत्रियों से मिले और केंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया है कि बिहार का विकास उनके प्राथमिकताओं में से है। जिस राज्य का राजस्व ही 75,000 करोड़ हो एक साल का, वो राज्य 72,000 करोड़ का कर्ज फिर मांगने जा रहा है। जिस राज्य पर पहले से 5 लाख करोड़ का कर्ज हो, नीतीश कुमार जी उपहार में देखे गए हैं। जो राज्य अपने कुल राजस्व का मतलब अपना राजस्व केंद्र से मिलने वाला अंश, केंद्र से मिलने वाली सहायता, इस कुल रकम का 10% सिर्फ कर्ज का ब्याज चुका रहा है, वो दोबारा फिर 72,000 करोड़ कर्ज मांगने गया है। बिहार का वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से गुहार लगाते हैं, लेकिन ढाक का 3 पर उठता है। दिल्ली में सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक के बाद बिहार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। खासकर नेपाल भारत सीमा और हाई लेवल डैम पर मंथन अहम रहा। बिहार लगातार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नेपाल से आने वाला पानी बिहार में कहर बरपाता है। सीएम सम्राट इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया गया। ऐसे में अब ये उम्मीद जगने लगी है कि बिहार में बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के छात्रों के लिए अब उच्च शिक्षा की राह आसान हो गई है, क्योंकि अब छात्रों के लिए लोन के कई दरवाजे खुल गए हैं। छात्रों को राज्य सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ ही अब केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पैसे की कमी नहीं होने वाली है। हायर स्टडीज के लिए उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण कम होने की खबर को शिक्षा विभाग ने तथ्य से परे बताया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों को अब 2 लाख रुपए तक का लोन शिक्षा वित्त निगम से मिलेगा। 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के जरिए मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का विकल्प है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में योजना का बजट भी बढ़ गया है। 2025-26 में 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई, जबकि 2026-27 में 950 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति है। एक साल में 64 करोड़ रुपए अधिक व्यय की मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा ऋण की सुविधा घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को अब पहले से अधिक वित्तीय विकल्प हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का दायरा बढ़ा है। स्टूडेंट के लोन को लेकर शिक्षा विभाग की इस पहल के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एनडीए का कहना है कि बिहार के छात्रों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें बिहार सरकार की योजना के साथ केंद्र की योजना का लाभ भी मिलने जा रहा है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि आने वाला समय छात्रों के लिए और भी मुश्किलों भरा होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि को लेकर छात्रों में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की सहायता के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी विद्यार्थी को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य किसी छात्र की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर समन्वय कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है। हाल के दिनों में आए जो नियम है क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो छात्रों को सुविधा मिलनी है, वो ना ही सिर्फ बिहार सरकार की योजना को लाभ छात्र उठा पाएंगे, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लाभ उठाकर अपने उच्च शिक्षा को ग्रहण करने में वित्तीय सहायता उनको मिलेगी। के छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, उस योजना के माध्यम से उनकी शिक्षा के लिए जो आर्थिक मदद मिलती रही है, वो मदद तो उन्हें जारी है। इसके अलावा जो शेष सहायता है, आर्थिक सहायता है, वो केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें बिहार में सरकार के स्तर से गरीब वर्ग के बच्चों, वंचित शोषित वर्ग के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए जो पहले सहायता राशि 4 लाख रुपए थी, उसको कम करके अब सरकार ने 2 लाख रुपया कर दिया है। कैसे एफर्ट करेंगे गरीब वर्ग के बच्चे टेक्निकल पढ़ाई में, वो भी बिहार से बाहर जाकर के। जिस तरह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया है।
शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि लोन का दायरा बढ़ गया है। अब छात्रों को लोन लेने के लिए पहले से ज्यादा वित्तीय विकल्प मौजूद है, वो भी ब्याज मुक्त, यानी उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक दिक्कतें नहीं आने वाली है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी। मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश के वादे को निभा रहे हैं। छात्रों के लोन लेने का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब तो छात्रों के पास पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का विकल्प भी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 अगस्त को हुए प्रदर्शन के दौरान हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में थाने में ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसे राहुल गांधी का सियासी ड्रामा बता रहे हैं। क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग और कथित पैलेट के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन के पीड़ित साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंच गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। राहुल गांधी ने डीसीपी आवास के पास धरना भी दिया और आरोप लगाया कि 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगे और उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई। क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने ये सब किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना। प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। सरकार ने भी इस मामले पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष को न्योता दिया, पर तब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल है कि सदन में चर्चा की जगह हंगामा करने के बाद क्या राहुल गांधी सड़क पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीतामढ़ी में सरकारी सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सिर्फ हैरान नहीं करती, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से सरकारी जमीन पर स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन सड़क निर्माण शुरू हुआ तो यही नई बिल्डिंग रास्ते में अड़चन बन गई। नतीजा, जिस भवन में बच्चों की पढ़ाई होनी थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बना स्कूल गिरा स्कूल, सरकारी सिस्टम का ये कैसा रूल? पहले बनाया फिर गिराया, किसने सरकारी पैसा गंवाया? सरकारी पैसा, सरकारी जमीन, फिर क्यों उजड़ी स्कूल की नींव? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये टूटे हुए ईंटों के ढेर, दीवारों से गिरे मलबे, यह कोई खंडहर नहीं, बल्कि यह गवाही है उस लापरवाही की जिसमें जनता के खून पसीने की कमाई यानी सरकारी खजाने के 40 लाख रुपए पलक झपकते ही ढेर कर दिए गए। कसूर इस इमारत का नहीं था, कसूर था उन जिम्मेदारों का जिन्होंने स्कूल बनाने से पहले यह तक देखना मुनासिब नहीं समझा कि आगे चलकर यहां से कोई सड़क भी गुजरने वाली है या नहीं। कहानी कुछ यूं है कि शिक्षा विभाग ने बड़े ही तामझाम के साथ सरकारी जमीन पर इस शानदार स्कूल भवन का निर्माण करवाया। बच्चों के भविष्य को संवारने के सपने देखे गए, जो कि सड़क की सरकारी जमीन बताई जा रही है। लेकिन जैसे ही भवन बनकर तैयार हुआ तो सामने आया सड़क निर्माण का प्रस्ताव।
शिक्षा विभाग के लापरवाही के चलते सरकारी जमीन में मथुरा हाई स्कूल का भवन का निर्माण कर दिया गया, जिसको जिला प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर इस भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन बिना जांच के और बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के आधार पर इस भवन का निर्माण सरकारी जमीन में करा दिया गया, जिसके बाद जो सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। और यही वजह है कि सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में इस भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो यह पूरी घटना कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस जमीन पर स्कूल बनाया, क्या उसका नक्शा नहीं देखा गया? सड़क कहां बननी है, क्या इसका प्रस्ताव पहले से नहीं था? और अगर था तो स्कूल भवन की लोकेशन तय किसने की? क्या कागजों पर विभागों के बीच आपसी तालमेल का अकाल पड़ा है? इस प्रशासनिक नाकामी और सरकारी धन की भरपाई कौन करेगा? एक तरफ प्रशासन बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा और बेहतर सड़क की बात करती है, दूसरी तरफ सीतामढ़ी की ये तस्वीर पूछ रही है, क्या बेहतर व्यवस्था सिर्फ घोषणा से बनेगी या फिर एक विभाग दूसरे विभाग की योजना देखने के बाद ही ईंट रखेगा? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हथियारों के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। 4 देसी कट्टा, 2 बंदूक और 145 कारतूस जब्त किए गए। 2 भाइयों पर हथियार तस्करी का आरोप है। एक भाई गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा फरार बताया जा रहा है। कमेला मोहल्ले में पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। और डीआईओ की टीम ने रेड किया और उसमें मौके से घर से इनकी एक मोहम्मद इरशाद की अरेस्टिंग हुई। जब घर को सर्च किया तो सर्च करने के उपरांत घर में से 4 देसी हथियार बरामद हुए और 2 राइफल बरामद हुई जो कि अवैध है। इसके अतिरिक्त 145 राउंड बरामद हुए जो कि 7.6 पिस्टल के हैं और जो राइफल है उसका गोली है। तो टोटल राउंड जो बरामद हुए गोली वो 145 है और बाकी कुल 6 अवैध हथियार बरामद हुए। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एमएसकेबी स्कूल में लगातार हो रही चोरी से नाराज स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। बच्चों ने चोरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि चोरों ने 2 रातों में स्कूल के कई कमरों के ताले तोड़कर पंखे, पानी की मोटर और अन्य सामान चुरा लिए। स्कूल प्रशासन की शिकायत के बाद भी दोबारा चोरी होने से बच्चों में नाराजगी बढ़ गई। सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को समझाकर सड़क जाम खत्म कराया गया। थानेदार जयप्रकाश सिंह ने चोरी की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। कल की घटना है। कल एक रूम को तोड़ करके दो पंखा और कुछ सामान की चोरी हो गई, जिसकी सूचना मैंने नगर थाना में एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया। उसके बाद आज रात को फिर से 3 रूम का ताला तोड़ करके उसका पंखा निकाल लिया गया और समरसेबल को तोड़ करके पूरा पाइप खींच करके निकाला गया। आस पड़ोस में जो रूम टूटा हुआ है उसमें स्मैकियर जमा होते हैं। स्मैकियर के जमा होने से इस तरह की घटना होती है। बार बार प्रशासन को हमने इसके बारे में इन्फॉर्म किया। बच्चे आंदोलित हैं, प्रयास कर रहे हैं, बच्चे अंदर नहीं जा रहे। मिली है और ये समरसेबल भी खोल दिया है, पंखा वगैरह भी खोल दिया है। इस पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चे तो जाम मुक्त करा दिया गया। हाँ, जाम के लिए बच्चे अब थोड़ा आक्रोशित थे। वो पंखा वगैरह नहीं रहने से, पानी नहीं मिलने से थोड़ा परेशान थे, जिस वजह से रोड पे आए थे। तो लोग चले गए हैं अपना। खबर सहरसा से है, जहां नगर निगम कार्यालय में नगर विकास एवं आवास विभाग की 4 सदस्यीय जांच टीम पहुंची। टीम के पहुंचते ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जांच टीम ने नगर निगम की कई योजनाओं, वित्तीय मामलों और जरूरी दस्तावेजों की जांच शुरू की और इसके बाद टीम संबंधित योजनाओं के कार्यस्थल पर भी पहुंची और मौके पर हुए काम का जायजा लिया। फाइलों में दर्ज जानकारी और जमीन पर हुए काम का मिलान किया जा रहा है। नगर आयुक्त प्रभात झा ने बताया कि पूर्व विधायक आलोक रंजन की शिकायत के आधार पर ये जांच कराई जा रही है। माननीय पूर्व विधायक जी के आरोप पर ये जांच था और उनके द्वारा ही ये जांच करवाया गया है। तो विभिन्न फोरम में तो
तो उन पर जांच पर, उनके ही आधार पर जांच पर आई थी टीम अभी पटना के, जो अभी फील्ड गई है। और सेम उसी आरोप पर ये स्थानीय पदाधिकारी भी जो हमारे एडीएम साहब हैं और जो टीम है वो आई थी। अब उसका कौन जांच था? वो सहयोग शिविर का जांच था। सर क्या चल रहा है यहाँ? देख रहे हैं कि सर आया किस मामले में आया सर? जो आरोप लगे हैं उन पे जांच चल रही है। क्या सर आरोप था ये सर? विभिन्न आरोप लगे हैं सर। क्या ठीक है, वो हम लोग रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को। अभी पोखर हो गया, पोखर निरीक्षण भी करने जाएंगे सर। हाँ, जो हमको। दिल्ली में हुए जेन जी प्रदर्शन को लेकर बिहार की लोक गायिका सोनाली ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने अपने गीतों के जरिए प्रदर्शनकारियों को मर्यादा में रहने की नसीहत दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। जेनजी का प्रदर्शन देखने को मिला। खासकर अगर दिल्ली की हम बात करें तो जंतर मंतर पर जेनजी का विरोध प्रदर्शन, गालियां और तरह तरह के जो उनके बयानबाजी थे वो सुर्खियां बनी। लेकिन एक ऐसी जेनजी आज हमारे साथ है जो उस प्रदर्शन को गलत ठहरा रही है। साफ तौर पे कह रही है कि जेनजी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई पीएम के लिए कैसे कर सकता है? ऐसे शब्द, ऐसी गालियां जेनजी बिल्कुल उन्हें नहीं देना चाहिए। सलोनी राज है हमारे साथ, जो बिहार की है, जेनजी है और अपने गानों के माध्यम से ये बताएंगी कि जिस तरीके जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वो कितना उचित है। सलोनी, आप जेनजी हो, विरोध प्रदर्शन के लिए जेनजी फिलहाल जाने जा रहे हैं, क्या लगता है उचित था वो सब? नहीं, मतलब हम लोग जिस जेनजी से आते हैं, मतलब प्रोटेक्ट तो सही बात है, करनी चाहिए हर एक छात्र को, लेकिन गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए था। उसके लिए भी कुछ आपने लिखा है, गाने के लिए आप जानी जाती हैं, गाने के माध्यम से जरा बताइए कि वो कितना गलत था। हमें गाना लिखे थे हम लोग कि जात बाड़ू पढ़े बेटी अरे घर के बहरिया, जात बाड़ू पढ़े बेटी घर के बहरिया, गिरे मत दीहा बेटी पापा के पगड़िया, गिरे मत दीहा बेटी पापा के पगड़िया, बाउर भइल बाटे हर सबके नजरिया, बाउर भइल बाटे सबके नजरिया, गिरे मत दीहा बेटी पापा के पगड़िया। मतलब आप उन लड़कियों के लिए गा रही हैं जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही थी और बाद में कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा था। एक तरफ तो वो पढ़ाई के बहाने कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता के पगड़ी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वो गलत शब्द निकाल के अपने पापा के पगड़ी को गिरा रही है। तो ये है सलोनी, जिनका जो स्वर है वो तो आपने सुनी लिया होगा। गानों के लिए जानी जाती हैं, काफी वायरल भी हैं, और खासतौर पर जब नशा मुक्ति अभियान चल रहा था तो अपने गाने की वजह से वायरल हुई। अवार्ड भी मिला नीतीश कुमार की तरफ से, और अभी पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। साफ तौर पर कह रही हैं ऐसा नेता नहीं मिलेगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप की चुनौती के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। एसोसिएशन ने खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। वेरिफिकेशन के बाद खिलाड़ियों को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रिपोर्ट करना होगा। फिटनेस और स्किल कैंप 22 अगस्त 2026 से शुरू होगा और इस बार एलीट ग्रुप के मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी भी बिहार की ओर से खेलते नजर आएंगे। बीसीए के मैनेजर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से रणजी टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर दी गई है। एलीट ग्रुप का टूर्नामेंट होना है, इसके मद्देनजर जो टीम है वो तैयार किए जा रहे हैं और खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कि इस लिस्ट में जो बीसीए की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, टोटल 57 खिलाड़ी इसमें अंकित किए गए हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर वैभव सूर्यवंशी जो बिहार की शान कहे जाते हैं वो भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वो टीम इंडिया के लिए फिलहाल खेल रहे हैं। वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, कल से प्रैक्टिस भी मोइनुल हक स्टेडियम में होना है। बीसीए के अधिकारी हमारे साथ हैं। तमाम जो खिलाड़ी, जो लिस्ट आपकी तरफ से जारी की गई है, वैभव सूर्यवंशी का भी नाम इसमें है, क्या तैयारी है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्या वैभव भी आएंगे? नहीं, वैभव तो ऑलरेडी बिजी है तो वो आ नहीं पाएगा, लेकिन जितने भी प्लेयर हैं, और वैभव ऑलरेडी पीछे से रजिस्टर्ड है, उसकी वेरिफिकेशन पहले हो चुकी है। और जनरली जो नए प्लेयर्स हैं और कुछ पुराने प्लेयर्स भी हैं, उनका वेरिफिकेशन जरूरी था, जिसका वेरिफिकेशन हम लोग अभी कर रहे हैं।
कल से मोनीलक स्टेडियम में हमारी फिटनेस एंड स्किल कैंप है जो कल से कंटिन्यू चलेगी और जैसे जैसे आगे हम शॉर्टलिस्टेड करेंगे प्लेयर्स को, क्योंकि 57 तो खेलने नहीं है, तो उसकी प्रोसेस भी साथ साथ चलती रहेगी। आपने कहा कि शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, 57 का लिस्ट आपने जारी किया है, वैभव सूर्यवंशी का भी नाम इसमें है, वेरिफिकेशन और ये सब उनका कंप्लीट है, तो क्या रणजी के जो मुकाबले होंगे, एलीट ग्रुप का जो मुकाबला होगा, वैभव उसमें खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए अभी तक जो फिलहाल उनकी अवेलेबिलिटी है वो तो है, उनके खेलने की पूरी संभावना है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ टीम आ रही है इंडिया में T20 खेलने, तो होपफुली T20 में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, तो वहाँ आपको देखते मिलेंगे। तो हमें लगता है कि फर्स्ट 2 या 3 मैचेस के लिए वो अवेलेबल न रहे ड्यू टू वेस्ट इंडीज सीरीज, उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रणजी मैच में वैभव खेलेंगे? हाँ बिल्कुल खेलेंगे, बिल्कुल खेलते हुए दिखेंगे आपको। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। विदाईडीह की टीचर खुशबू कुमारी और कुचायकोट की टीचर पुष्पा प्रसाद का नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इन दोनों को सम्मान मिलेगा। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। बिल्कुल, देखिए का अंतिम रूप से चयन किया गया था पहले पटना में, और राज्य स्तरीय चयन समिति ने 6 शिक्षकों की सूची जो है केंद्र को भेजी थी, जिसके आधार पर सभी को दिल्ली बुलाया गया था प्रेजेंटेशन के लिए, और सभी से अलग अलग सवालों का जवाब मांगा गया, उसके साथ साथ डेमो दिखाया गया सभी के द्वारा। तो उसमें से कुल 2 का चयन किया गया है जो अलग हटकर बच्चों को शिक्षा देते हैं, और TLM हो या फिर इनोवेटिव जो पढ़ाई है उसके माध्यम से बच्चों को स्कूल तक लाते हैं, उपस्थिति बढ़ाते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए 2 शिक्षकों का अंतिम रूप से चयन हुआ है, जिसमें पुष्पा प्रसाद हैं, गोपालगंज की टीचर हैं, मिडिल स्कूल कुचायकोट। इसके अलावा खुशबू कुमारी हैं, उर्दू प्राइमरी स्कूल विदाईडीह बांका। इन दोनों का सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो ही वायरल रहता है, और निश्चित रूप से 2 महिला टीचर्स ने आज बिहार का एक तरह से नाम रोशन किया है, क्योंकि कुल देश भर में 11 शिक्षक जो है वो चयनित हुए हैं, जिसमें बिहार की 2 महिला टीचर्स का नाम है, जिन्हें अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान दिया जाएगा। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। लखीसराय के प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में सावन की 4थी सोमवारी को श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 3री सोमवारी को हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत के बाद प्रशासन ने इस बार कई बदलाव किए हैं। अशोकधाम में पहली बार अर्घा सिस्टम लागू किया जाएगा और इसके तहत श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा और बाहर से ही अर्घ के जरिए बाबा इंद्र दमनेश्वर महादेव का जलाभिषेक करना होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अशोकधाम रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र से जिग-जैग कतार बनाई जा रही है। प्रशासन रास्तों को व्यवस्थित करने, बिजली के खंभों को सुरक्षित करने और जरूरत वाले स्थानों पर सड़क की मरम्मत कराने में जुटा है। खबर भागलपुर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 24वें दिन कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अजगैबीनाथ मंदिर, नमामि गंगे घाट और कांवरिया पथ पर यह आयोजन किया गया। नमामि गंगे घाट पर गंगा स्नान कर रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पुष्प वर्षा होते ही शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए।